अपन कर रहे थे हमारे प्रदूषण प्रदूषण पढ़ लिए। इसके बाद हमने लास्ट किया था वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण की परिभाषा देख ली, उसके कारक देख लिए और किस कारण होता है गैसों को, उनको भी देख लिया। आज हम देखेंगे अम्लीय वर्षा। क्या होती है अम्लीय वर्षा? वैसे तो बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा जब SO2 और प्लस में NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ये जब मिलते हैं तो क्या होती है? मिलते हैं तब नहीं होती है। जैसे मान लो ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, यहां पे जब जैसे मान लो SO2 प्लस NO2 ये मिल तो गए, लेकिन ये जो बादल है इससे बारिश आएगी तब ये इनके साथ आएंगे, तब क्या कहलाएंगे? अम्लीय वर्षा। जब ये अम्ल दो ही नहीं है, इसके अलावा जैसे SO3 भी ले सकते हो, ठीक है, अपन और भी CO2 भी ले सकते हो, जो जितने भी प्रदूषककारी गैसें हैं वो किस में आ जाएगी? अम्लीय वर्षा में। मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? SO2 के कारण। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहते किसे? जब वर्षा जल का pH मान, क्या pH मान 5.6 से कम होता है, कम होता है तो क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगर मैं बहुत सी किताबों में लिखा हुआ 5.5, क्या लिखा हुआ है? 5.5, अगर ये ना हो तो ये करना है। ठीक है, वैसे 5.5 जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है तो हमारे मुंह में क्या होता है? दंत से, यानी दांत गिरने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये दंत से का है। अगर बाई चांस ये ना हो तो ये करना, मुख्य रूप से क्या होगा? अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होगा। ठीक है, ये तो है अम्लीय वर्षा, यानी हमारे धुएं से निकलने वाले सल्फर व नाइट्रस ऑक्साइड जो है वायुमंडल में जाके मिलते हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी पे आते हैं, तो क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब पहली बारिश होती है, ठीक है, सावन की या जो भी पहली बारिश है, उस समय हमारे घर वाले नहीं नहाने देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है, ये हमारी त्वचा पे खाज खुजली या दाग धब्बे होते हैं ना, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए क्या होता है कि पहली वर्षा में नहीं नहाएगी, क्योंकि पहले जब वर्षा होगी तब ये इसके साथ नीचे आएंगे। ठीक है, तब दूसरी वर्षा में ये बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए इतना मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, अब इसके दुष्प्रभाव देखें अपन कि अम्लीय वर्षा हो रही है, माँ का बाप को कायम पकड़ होगा दो नहीं, अम्लीय वर्षा में नावा को नहीं ज्यादा से ज्यादा और क्या होगी। ठीक है, लेकिन अम्लीय वर्षा के और भी दुष्प्रभाव है। ठीक है, त्वचा की एलर्जी। ठीक है, जिस मिट्टी में ये गिर रही है अम्लीय वर्षा, ठीक है, वहां की उपजाऊता भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, अगर किसी फसल पे गिर गई तो फसल भी नष्ट हो सकती है। ठीक है, उपजाऊता यानी उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो वैसी नहीं रहेगी। जैसे पहले आपने देखा होगा कि बटगर अपना कहता कि 1 बीघा में 4 मूंग की बोरी होगी, अब बाहर 4 बीघा में 1 हो है नहीं, तो वो क्या हुआ? उपजाऊता में कमी। ठीक है, इसके अलावा जो इमारतें हैं जो संगमरमर से बनी है, किसकी? संगमरमर से बनी है, उसमें क्या होता है? उसका पीलापन पड़ना हो रहा है। जैसे ताजमहल का पीला पड़ना किस कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। ये जब उस पर गिरती है तो CO2 मुक्त होती है। कौन सी? CO2 गैस मुक्त होती है, जिससे ताजमहल का रंग कैसा हो गया? पीला। और अभी फिलहाल इस ताजमहल को यूनेस्को के 7 अजूबे थे उसमें से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अजूबे अभी कितने हैं? 6। 7वां हमारा कौन सा था? ताजमहल। इसका सौंदर्य खत्म हो गया। अजूबे में किसको रखते हैं? जो स्पेशल हो, उसके जैसा कोई नहीं हो। अब ये पीला पड़ गया, यानी इसके सौंदर्य में कमी आ गई, तो जिस कारण क्या हुआ? इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर ये जो अम्लीय वर्षा है, वर्षा होगी पानी के साथ होगी, और पानी बह के कहां जाएगा? जलाशयों में। तो अम्लीय वर्षा से जलीय जीव भी मरने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? जलीय जीव भी मरने। जैसे मान लो कोई जीव है, उसका pH प्रास है, इस प्रास तक वो जीवित रह सकता है, लेकिन ये अम्लीय वर्षा जाके उसमें पोषक तत्वों की कमी करेगी और अम्लीयता को घटाएगी, तो वो जीव कैसे हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये हमारी अम्लीय वर्षा। किसी को दिक्कत? हरित गृह प्रभाव भी समझा दो साथ। एक आता अपना हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? लगभग आप बस इसको भूल जाओ कि क्या थी गैसें। ठीक है, आप बस ये ध्यान रखो कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। इसके चारों तरफ क्या है? ओजोन परत। ठीक है, जैसे आप ये समझो कि एक गुब्बारा, जैसे वो होता है ना शादी के समय या वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट देते हैं, अंदर तो कुछ छोटा सा गुब्बारा उस पर लिखा और बाहर एक और गुब्बारा। ठीक है, शादी में जब एंट्री होती है तब भी वो गुब्बारे उड़ते हैं। ठीक है, तो ये मान लो अंदर छोटा वाला गुब्बारा और बाहर एक गुब्बारा है। बाहर वाला गुब्बारा क्या करेगा? अंदर वाले गुब्बारे की सुरक्षा करेगा, यानी ये जो है इसके क्या कर रहा है? सुरक्षा। ठीक है,
सुरक्षा कैसे कर रहा है कि ये नहीं कर रहा कि यहाँ से आने वाले शत्रुओं से लड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हम ओजोन परत पड़ी, तो ओजोन परत भी ऐसी थी लगभग हमारी पृथ्वी के चारों, तो वो क्या कर रही थी, हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावेव जो किरणें थी उससे हमारी रक्षा कर रही थी। यानी अगर मैं कह दूं कि जैसे ये पृथ्वी और ये ओजोन, ठीक है, तो ये तो क्या कर रही थी, किरणें तो आ रही थी, लेकिन इसमें जो पराबैंगनी किरणें थी उनको क्या कर रही थी, पृथ्वी तक नहीं आने दे रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें तो आ रही है, क्या कर रही है, अधिक वेग से आ रही है, ये आके इसको, ये जो परत है इसको छेद देगी, अंदर जाएगी, इससे टकरा के वापस लौटेगी ना, तब इसका वेग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, तो ये जो परत है इसको बाहर छेद नहीं पाएगी या बाहर नहीं जा पाएगी, तो ये कहां रह गई, अंदर ही रह गई ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पृथ्वी का तापमान बना रहता है, क्या रहता है, ठीक है। अगर ये ना हो, जैसे ये जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो, तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी, मैंने बताया था आपको कि रात का टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा, -100 डिग्री, कितना, और अगर ना हो दिन में तो -18, ठीक है। ये जब आ रही है, ठीक है, अगर मान लो मैं कहूं कि ये इसको छेद तो रही है अभी, क्योंकि इसका वेग ज्यादा है, और ये परत कैसी है, छोटी यानी पतली है। अगर मैं कहूं कि ये परत इतनी मोटी हो गई, मान लो कभी, ठीक है, मानने के लिए बोल रहा हूं ना, तो अब ये जो किरणें क्या इसको छेद पाएगी, क्या नहीं छेद पाएगी ना, तो इसको क्या करेंगे, जैसे चल छोड़ो एग्जांपल नहीं बताऊंगा, इसको छेद नहीं पाएगी, तो अब यहाँ पे तो वैसे भी अगर किरणें नहीं आ रही तो टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपन हिमयुग, क्या बोलते हैं, हिमयुग। यहाँ के जलाशय वलाशय सब जमने लग जाएंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं हिमयुग में जलाशय वगैरह जो पेड़ पौधे थे उन पे भी बर्फ जमने लगती है, सारा कुछ बर्फ हो जाएगा, तो वहां पे क्या जीवन संभव है, नहीं, ठीक। अब आते हैं हम हरित गृह प्रभाव की गैसें, ठीक है। पहली तो कौन सी बताई थी मैंने, CO2, दूसरी CH4 मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ठीक है। जल वाष्प के साथ अन्य छोटे छोटे कण भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये गैसें हैं, वो क्या करेगी, हरित गृह प्रभाव। ये मैंने इसी क्रम में बनाया, अगर पूछ रहे हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ठीक है। अब ट्रिक भी बनाते हैं बहुत से कि मीना काजल लगाती है, मीना आंखों में काजल लगाती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे जल वाष्प, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के विभिन्न गैसें हैं जो उत्तरदायी होती है। जैसे मैंने आपको जब प्रदूषणकारी गैसें लिखवाई थी उसमें भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC इनमें तो बता दिया था, ठीक है। इसके नाइट्रस ऑक्साइड में भी बताया था, ये है, ये हमारा अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव कंप्लीट, ठीक है। इसको छाप लेते हैं, बता क्या बस कोई गलत आ जाए में आपने जानकारी पढ़ रहे बेटा, ये लिखने में हो जाता है ना, लिखवा हुआ मैंने लिखे भूता, वहां तो वो इसमें आ जाएगा ना, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो अभी मैं परिभाषा में लिखाऊंगा सर आपको, है ना। बिजली क्यों चमकती है, मैं डार्क लेक्चर लाइट ऑन तब बताऊंगा क्यों चमकती। बिजली वैसे 4 प्रकार से होती है, मैं बताता हूं। आप जो बता रहे हो भूगर्भिक ताप, गर्भ का मतलब तो हो जाएगा जमीन में, तो वो तो हो जाएगी पृथ्वी के अंदर वाला ताप। लेकिन ये जो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना, कल मैं कह रहा था इंग्लिश वर्ड है कुछ, वो यही था कि इससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अपन कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है पेड़ काटने से, ये ठीक है, कितना बढ़ा पृथ्वी का तापमान। अब एक चीज बताओ मेरे को कि अपन कहते हैं कि पेड़ काटने से तापमान बढ़ेगा, इसका क्या लॉजिक हुआ कि पेड़ काटने से तापमान बढ़ रहा है? पेड़ पौधे तापमान को अवशोषित कर लेते हैं, और कोई और कुछ और चीज छांव रहती है, खेजड़ी की, अरे हाँ, अरे
आपस में जिद बहस नहीं, मेरे को बताओ तो सही कि अपन कहते हैं कि पेड़ काटने से गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। एसी वालों को अपन कोसते हैं, वो क्यों कोसते हैं? कहते हैं ना कि ये एसी लगाई आपने 40,000 की, इसकी बजाय 40-40 रुपए के 2 पेड़ लगा देते तो आज एसी की नौबत नहीं आती। और कोई इसको किरणों को शोषित करते हैं। बारिश नहीं होगी तो तापमान बढ़ेगा, वेरी गुड। जितना तापमान ज्यादा होगा बारिश उतनी ज्यादा होगी, ये तो लॉजिक है। अरे आपने पढ़ा नहीं अपनी जलवायु, जो मरुस्थलीय जलवायु है वो क्या करती है? समुद्री जो ये वो होती है, बस जिसे हम बोलते भी है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी जो समुद्र की तरफ क्या रहेगा, ये वर्षा वाली जो किरणें हैं वो उधर जाता रहेगी जलवाष्प, तो वो कहाँ आएगी? हमारी इधर। राजस्थान में बारिश होने के नहीं होने के कारण तो अपन लिख सकते हैं जैसे हिमालय की समांतर, अरावली, सॉरी हिमालय का अरावली समांतर, ठीक है, ये विभिन्न कारण। लेकिन अपन कहते हैं कि राजस्थान में वर्षा होने के कारण क्या क्या है, तो फिर अपन, ठीक है, हमारी जो वर्षा होती है राजस्थान में 2 होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो अरब सागर की जो मानसूनी पवने हैं उसके तो हमारा अरावली क्या है? समांतर। हमारे वर्षा कहाँ की होती है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन था कि पेड़ काटने से पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ेगा? आपने कहा कि सर पेड़ों से छांव होती है, छांव तो अभी अपन इसके नीचे भी तो बैठे हैं, अवशोषित किरणों को अवशोषित। अरे बेटा एक चीज बताऊं आपको कि मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे ज्यादा प्रभावशाली है किसके लिए? हरितगृह प्रभाव के लिए। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा? नहीं होगा, तो ये जाके कहां जमेगी? समझ गए अपन? क्या लिखो आप? तो अब लिए वर्षा शॉर्ट में लिखूं बड़ू लिखूं? आपको याद हो गया ना अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना? 5.6, ठीक है। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव भी याद कर लोगे। और अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें विभिन्न प्रकार के और भी गैसें हैं, वो मैं लिखवा दूंगा, वरना आपको इंपोर्टेंस कौन सा रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। दुष्प्रभाव में फसलें खराब होना, जलीय जीव मरना, ठीक है, त्वचा का संक्रमण और भूमि की उर्वरता खत्म होना, ताजमहल का पीला पड़ना, इमारतों का खराब होना, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। लिखो अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा का पीएच मान, या अम्लीय वर्षा में लिखना अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 लिखना, 5.5 मत लिखना, अभी और कह रहा हूं 5.6 या इससे कम होता है तो क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की परिभाषा हो गई कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या 5.6 से कम या 5.6 ही होता है तो क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, ठीक है। अब इसमें मैं लिखवाता हूं आपको 2-4 नाम, लिखो। CO2 SO2, जो मैं पहले तो पूरी गैसें लिखा रहा हूं जिसके कारण हो सकती है, ठीक है। प्रमुख तो कौन सी हो जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसमें और गैसें कौन कौन सी मिली होती है वो लिख रहे हैं, जैसे लिखो SO2, CO2 SO2, SO3, CO2 SO2 SO3, क्या नाम है? भागीरथ, हाँ कुलदीप, कब से आ रहे हो? 5 दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या? चेहरे से लग नहीं रहा है, समझ नहीं आया ना तो 2 बार नहीं 3 बार पूछ लेना। हम फ्लो में चल रहे थे इसलिए इनको आ रहा है, वरना इनके भी नहीं आता, ये कंटिन्यू है ना। नहीं आए तो एक बार हाथ खड़ा करके पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, CO2 SO2 SO3 NO2 CH4 ETC, ETC जल के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं।
अम्ल का निर्माण करते हैं। यही अम्ल वर्षा जल के साथ, यही जल कितना डाकी था बस चालन मां की सौगंध गड़ो तो बाद मारो को गलती हो जाए, इतना कोई बाय मिस्टेक मुंह से कुछ उल्टा निकल गया है। अरे भाई यही अम्ल की जगह जल बोल दे, अम्ल की जगह जल तो खाई होगो। यही अम्ल वर्षा जल के साथ जब भूमि पर आकर गिरता है, जो अम्लीय वर्षा है, यानी वर्षा के साथ क्या मिल गए? अम्ल। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक या कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या लिखा हुआ? लिखवा दिया ना SO2 मैंने। का कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर सल्फर डाई और नाइट्रस ऑक्साइड साथ हो तो दोनों हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको सारा लिखवा दिया, और ब्रैकेट में लिखना चाहो इसी लाइन के ब्रैकेट में लिख लो SO2 प्लस NO2 हो गया। अब इसके लिखो दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। बेटा जल्दी करो, वायु प्रदूषण बाकी है और है ना दिन करना आया है। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव यानी होने वाली हानियां। अम्लीय वर्षा के कारण भूमि प्रदूषित होती है। जल्दी जल्दी लिख लो। अम्लीय वर्षा के कारण भूमि प्रदूषित होती है। दूसरा लिखो, जब खेत वाली भूमि पर अम्लीय वर्षा होती है, जब खेत वाली भूमि पर अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता या फसल उत्पादन क्षमता में कमी आती है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता या फसल उत्पादन क्षमता में कमी आती है। उर्वरक क्षमता और फसल उत्पादन क्षमता में कमी आती है। और जब ये खेत वाली लिख लिया क्या? अम्लीय वर्षा से फसल चक्र खराब होता है। अम्लीय वर्षा से फसल चक्र खराब होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब अम्लीय वर्षा का जल जब जलीय अम्लीय वर्षा का जल जब जलीय स्रोतों में जाकर मिलता है तो जलीय जीव या जीवों को जीने में जीवन कठिन हो जाता है या जीना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये तो लिखाने के नहीं है कि वहां जाएगी तो पीएच मान कम करेगी उस जल स्रोत का, और पीएच मान कम करेगी तो अपन डायरेक्ट लिख लिए कि ये जब जल स्रोत में जाएगी तो जीवों का जीना क्या हो जाएगा? कठिन। संगमरमर से निर्मित इमारतों, संगमरमर से निर्मित इमारतों भवनों या ऐतिहासिक धरोहरों पर जब अम्लीय वर्षा गिरती है, ऐतिहासिक धरोहरों पर जब अम्लीय वर्षा गिरती है तो CO2 मुक्त होने के कारण इनका रंग खराब हो जाता है। धरोहरों पर जब अम्लीय वर्षा गिरती है तो CO2 मुक्त होने पर इनका रंग खराब हो जाता है।
अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला काला हो रहा है, पीला काला हो रहा है। पीला काला हो रहा है। अब ये लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं है कि ताजमहल का सौंदर्य कम हो रहा है, समझ गया। अब मेरे को ये चीज बताओ कि अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा विश्व में कहां होती है? मागर के पास है, तो सस्पेंस पूछे तो ये नहीं वो आवे। हाँ बता, विश्व में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां होती है? चीन में, और अमेरिका, और जापान, इंग्लैंड, जमीन पे होती है। वेरी गुड, है ना। मार्स, ये होती है हमारे नॉर्वे के आसपास। कहाँ होती है? नॉर्वे के आसपास क्या होती है? अधिक वर्षा। और एक चीज कि जो अम्लीय वर्षा है उसको पत्थरों का कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट कर लेना इसको, पत्थर भाटा। जैसे अभी बताया मैंने, ये क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं, ये लिख लो पहले। अम्लीय वर्षा को पत्थरों का कुष्ठ रोग कहते हैं। पत्थरों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। भाई मैं जीके भी पढ़ाऊ रे। सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? गया फोन करूं मैं, बार बैठे फोन करूं। दिल्ली आई डोंट थाना। कुष्ठ रोग कहते हैं। इसके अलावा लिख लो, सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे के आसपास होती है। विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे के आसपास होती है। ये चीज में लिखा था नहीं तो तुम्हें ठाना भी नहीं पड़ता, तो चीज बता दो, उसका डबल मीनिंग निकालते हो आप। मैं ये 2-3 लाइनें छोड़ भी देता तो मैं ठाना भी नहीं चलता क्या छोड़ा है। हाँ तो फिर तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा रखो। हाँ आप भी बोलो, क्या बोल रहे हो? ये लाइन याद हो गई होगी इतनी देर में। तो विश्व में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां होती है? तो नॉर्वे के आसपास होती है। अब लिखो आप ये हरित गृह प्रभाव। लिखे? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर प्रदूषणकारी पृथ्वी के चारों ओर प्रदूषणकारी गैसों का मोटा आवरण पाया जाता है। ये सारी गैसें मैंने प्रदूषणकारी गैसों में लिखवाई थी आपको। प्रदूषणकारी गैसों का मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे मोटा आवरण पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर प्रदूषणकारी गैसों का मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा तथा कम तरंग दे दिए, उच्च ऊर्जा तथा कम तरंग दे दिए। सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा तथा कम तरंग दे दिए कि तरंगे आते समय कम तरंग दे दिए। तरंगे आते समय गैसों के मोटे आवरण को पार करके कुछ ऊर्जा तथा कम तरंग दैर्ध्य की गैसें आते वक्त गैसों के मोटे आवरण को पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। गैसों के मोटे आवरण को पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है।
लेकिन लौटते समय इन तरंगों की ऊर्जा कम हो जाती है एवं तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। लौटते समय इन तरंगों की ऊर्जा कम हो जाती है तथा तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है जिससे ये किरणें गैसों के मोटे आवरण को पार नहीं कर पाती। यानी आते वक्त तो आ गई, जाते वक्त वो ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, पाचिकियां जाऊं किराए खत्म हो गया तो है। वही कंडीशन है कि आते वक्त तो अंदर आ गई लेकिन बाहर जाना नहीं हो रहा, पार नहीं कर पाते, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का औसत तापमान है कितना रहा? 15 डिग्री सेल्सियस। मैं लिखवाऊंगा, है ना, छाप मत लीजिए। औसत तापमान बढ़ जाता है जिससे औसत तापमान बढ़ जाता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता कहा जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता कहा जाता है तथा यह घटना हरित गृह प्रभाव कहलाती है। कहा जाता है तथा यह घटना हरित गृह प्रभाव कहलाती है। समझ आ गया? हरित गृह प्रभाव कि सूर्य से आने वाली किरणें, उसकी स्पीड कैसी होती है? तेज। इसलिए वो क्या करती है? इस किरणों, ये परत को छेद के अंदर आ जाती है, लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? डाउन। तो ये वापस जाते वक्त इस किरणों को या इस परत को छेद नहीं पाती ये किरणें, तो इसलिए ये कहां घूमेंगे? हमारी पृथ्वी पे। इसी कारण हमारी पृथ्वी का क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। और तापमान कौन सा बढ़ रहा है? कि जैसे हम बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी तापमान ज्यादा बढ़ रहा है। आते भी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण के देखो इतने जीव मर गए, ठीक है। और अपन ये भी कहते हैं, क्या नाम उसका, वीडियो चलते हैं यूट्यूब इंस्टा पे अधिकतर, पापड़ लेके वहां जैसलमेर की मिट्टी में रख दो तो पापड़ सीख जाएगा। हाँ देख ले, इसको वो नरेंद्र की जगह ले लिया आज इसने। नरेंद्र का पद खा लिया ना आज, ये आज उसकी कमी पूरी कर रहा है। डेली नहीं बोलता ये, देख लो आज। चले अब लिखो, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक या प्रमुख गैसें, और ये छाप लो उधर। अरे वो CO2, CH4, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। और जलवाष्प के साथ धूल के कण भी आ सकते हैं कण के लिए। हो गया? वायुमंडल में, अगली लाइन में नोट करके लिखना, वायुमंडल में औसत जल वाष्प 2%, औसत जलवाष्प 2%, जबकि जलवाष्प की अधिक मात्रा 5% होती है। 2018 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन में। जलवाष्प की
मात्रा तो कितनी होती है औसतन 2%, लेकिन अधिकतम कितनी हो जाएगी 5%। अब एक दो नोट करके लिखवा रहा हूं ना, दूसरा नोट लिखो। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। लिख लिया? अब एक कलर चेंज कर लिखो रे। अगर पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव की घटना उत्पन्न ना हो, अगर पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव की घटना उत्पन्न ना हो तो रात का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस, रात का तो कितना -100 डिग्री सेल्सियस, जबकि दिन का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। -18, रात का तो 100 माइनस में, ठीक है, और दिन का -18, और पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। एक और नोट लिख लो, पिछली शताब्दी ब्रैकेट में 100 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है या वृद्धि हुई है। पिछले 100 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। फ़ारेनहाइट बढ़ा है, डिग्री लगा के एफ लिख लो। कर लिया? एक और लिख लो, यूरो मानक, छोटी सी हेडिंग डालो, यूरो मानक। यूरो मानक, अब मैंने कम करना पेड़िका को है ना, लिखा यूरो मानक में लिखो कि यूरो मानक वाहनों के धुओं में कार्बन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यूरो मानक वाहनों के धुओं में कार्बन की मात्रा को निर्धारण करते हैं, यानी उसमें जो धुएं निकलती है वाहन में, उसमें कार्बन कितने % है उसका बताने का काम किसका है? यूरो मानक। जैसे अपन आपको पता हो तो आरटीओ के सामने या टोल टैक्स के आसपास वेने खड़ी रहती है, प्रदूषण जांच केंद्र, क्या बोल, कार्बन की मात्रा का निर्धारण करता है, निर्धारित। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में बनाया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में बनाया गया। पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण, करा दो आज। चला, मृदा प्रदूषण स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत, टाइम तो है ना अभी। बेसिक समझा तो कल लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, मृदा प्रदूषण उसका बनाया जाता है, बता दे क्या, बता, वही बताएगा, बता। अब पीछे पूरी लाइन चारों बैठे जो बताओ देखे, कब बनाया जाता है मृदा दिवस? 2015, वो वर्ष घोषित किया 2015 को मृदा संरक्षण के लिए, लेकिन मृदा दिवस बनाया जाता है
2 दिसंबर को कौन सा दिवस था? राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 2 दिसंबर को और कौन सा है? कंप्यूटर दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस। 3-4 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब मृदा का जो अध्ययन है, पेडोलॉजी। कौन सा लॉजी? इंक डाली बताया तूने मार्करों में, ठीक है। अब मृदा प्रदूषण होता क्या है? तो मृदा की जो लेयर होती है उससे 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें क्या होती है? मृदा का अपघटन, जैसे अपघटन तो क्या बोलते हैं, उसका अपक्षय होता है, यानी उसका नष्ट होती है, खराब होती है, जिसे अपन मृदा अपरदन भी बोल सकते हैं। तो जिससे क्या बोल सकते हैं अपन? मृदा प्रदूषण, ठीक है। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि मृदा प्रदूषण से बचने के लिए 2 इफेक्ट होते हैं, जैसे एक तो होती है अम्लीयता, फिर गलत आ रही है, अम्लीयता, ठीक है। एक होता है, ठीक है। इससे बचने के लिए तो रोक, ठीक है, और इससे बचने के लिए जिप्सम, ठीक है। ये जो अम्लीयता है, इससे बचने के लिए मृदा में क्या मिलाया जाएगा? और अम्लीयता से बचने के लिए जिप्सम। पूछ सकता है कि अगर किसी किसान की खेत में या उसकी मृदा जो है जहां खेती करता है उसमें अगर अम्लीय क्षारीयता का मान बढ़ गया तो उसके निवारण के लिए वो क्या करेगा? तो मृदा में क्या मिलेगा? जिप्सम, ठीक है। अगर अम्लीयता बढ़ गई तो रॉक फॉस्फेट, ठीक है। अब आता है एक हमारे 2-3 नाम आते हैं। एक तो आता है स्यावर्धन, क्या आता है? जिसमें यानी अपन कह सकते हैं फसल चक्र, एक फसल के बाद दूसरी फसल, तीसरी फसल, ठीक है। एक आती है हमारी सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ये सीढ़ीनुमा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऊपर की मृदा है वो नीचे वाली सीढ़ी में नीचे की मृदा का अपरदन कम होता है, यानी मृदा का नुकसान नहीं होता है। एक आता है हमारे पटवारी, क्या आता है? अरे डट रहे हैं, वो होता है पटवारी, ये है पतवारी, हाँ, ठीक है। पटवारी गांव में ओहदा ज्यादा होता है ना, इसका पोस्ट है ना। एक बेटा एसडीएम बन के डोकरे के पास गया गांव में, कलेक्टर बन गया, कि थोड़ी और पढ़ाई कर ले तो कम से कम पटवारी तो बढ़ जाता। अब ये जो पटवारी है, ठीक है, ये क्या होती है कि जैसे हम फसल काटते समय, आपको पता है फसल, जैसे मान लो कि ये ज्वार है, ठीक है, इसके नीचे वो जड़ें होती है ऐसी, अपन फसल को यहां से काटते हैं, तो ये जो अपन कहते हैं डंठल है नीचे छोड़ रहे हैं, ये मृदा अपरदन को रोकता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें है मृदा को बांध के रखती है, ठीक है। अगर इसको हम उपाड़ेंगे या इसको हटा देंगे तो ये यहाँ की जो मृदा थी वो क्या हो जाएगी? ढीली, और उसका अपरदन होना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको ऊपर से काटते हैं। ज्वार बाजरा कोई देखा ज्वार को उपाड़ते वक्त? हाँ देखा? अरे यार वो तो एक बात हो गई अलग है, वरना अपन जो ये पटवारी पढ़ते हैं ये किस में आता है? कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो फसल है उसको ऊपर से काटना, यानी पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर काटना। वो नरेंद्र की यानी कि दांत ले घिस जाओ सर नीचे ले ले, तो यानी कह रहा है ना कल लिखो नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? फिर हमारे आता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। क्या आता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां से शुरू हुआ था? सूरतगढ़ गंगानगर। किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसके अलावा कब किया था? 19 फरवरी 2015 को शुरू किया था। सूरतगढ़ गंगानगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसमें जो 12 पोषक है या मापक है उसको अगर पृथ्वी में पाए गए तो आपके जो खेत है वो स्वच्छ है, वरना इसमें। और ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये कितने साल के लिए बनता है? 3 साल के लिए, ठीक है। मृदा प्रदूषण में एक तो ध्यान रखना आपको पेडोलॉजी, 5 दिसंबर अम्लीयता क्षारीयता, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तारीख। मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं पूछेगा आपसे ये, और ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये पटवारी वगैरह स्यावर्धन ये नहीं पूछेगा। सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा खेती आपसे पूछेगा तो भी आप बता दोगे क्या होती है, और वहां लिखने का नहीं है कि सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है, वर्णन करो। 250 अक्षर में 250 अक्षर में बेटा पूरा पूछता है पर्यावरण प्रदूषण। अब अपन कितना पढ़ लिए? कम से कम
1000 2000 तो लिखवा दियो मतलब सब। अब यूं भी 250 नहीं लिख पाओ तो बस देखो तो पता के लिखा डायरेक्ट मृदा पर्यावरण प्रदूषण, इससे मृदा प्रदूषण होती है, ठीक है, 2 लाइन भरी। फिर बाद में सोचा आप क्या लिखा, इसको तरीके से लिखना होता है, मृदा प्रदूषण होता क्या है, किस कारण होता है, ये सारा लिख सकते हैं अपन के मृदा का अध्ययन इसमें है, ठीक है, तो फिर जोड़ के बना सकते हैं। डन, इसको कल लिखेंगे और इसके बाद अपन या तो बायो पेटेंट और या फिर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।